स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। हमने जब राष्ट्रीय आय की माप की विधियां बताई थी तो हमने बताया था कि जो राष्ट्रीय आय उत्पाद विधि से जितनी होती है वही व्यय विधि से होती है, वही आय विधि से होती है। तो इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र हैं उसमें चक्रीय प्रवाह होता रहता है। जैसे यदि मान लीजिए हम दो ही क्षेत्र लें, एक घरेलू क्षेत्र लें, एक घरेलू क्षेत्र लें, दूसरा व्यापारिक क्षेत्र लें। घरेलू क्षेत्र वो है जो उत्पादन के साधन जैसे श्रम, पूंजी, भूमि, संगठन, साहसी, ये सब घरेलू क्षेत्र में हैं, सारे उत्पादन के साधन। तो लेकिन घरेलू क्षेत्र इसको लगाता नहीं है, ये वो उसका ओनर तो है लेकिन वो उसका यूज नहीं करता है, वह उसको देता है, अपनी सारी साधन सेवाएं देता है। किसको देता है? व्यापारिक क्षेत्र को। तो जब साधन सेवाएं देता है तो व्यापारिक क्षेत्र से धन इन साधनों को प्राप्त होता है, और जब इन साधनों को धन प्राप्त होता है तो घरेलू क्षेत्र को धन मिलता है, और फिर घरेलू क्षेत्र वस्तुओं सेवाओं की डिमांड कहाँ से करता है? व्यापारिक क्षेत्र से करता है, और व्यापारिक क्षेत्र से फिर प्राप्त होने वाली वस्तुओं सेवाओं पर वह व्यय करता है। तो इस प्रकार से चक्रीय प्रवाह होता है। जैसे आप देखिए, अगर एक घरेलू क्षेत्र है हाउस और ये व्यापारिक क्षेत्र है, हम मान रहे हैं यह उपभोग क्षेत्र है, यह उपभोग कर रहा है और यह उत्पादन कर रहा है, यह उत्पादक क्षेत्र है। देखिए, अब यहाँ से श्रम, पूंजी, भूमि और साहस, और क्या? साहस, ये साहस, ये सारी चीजें कहाँ जा रही हैं? घरेलू क्षेत्र से व्यापारिक क्षेत्र की तरफ जा रही हैं, और बदले में व्यापारिक क्षेत्र से जो पैसा आ रहा है मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ के रूप में, मान लीजिए 5,000 रुपया आय इनको प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से धन कहाँ आया? इधर आया। अब जो 5,000 रुपया प्राप्त हुआ वह अगर मान लीजिए इन साधनों से 1,000 वस्तुएं उत्पादित हुई। कितनी वस्तु उत्पादित हुई? 1,000 वस्तुएं तथा सेवाएं हुई। अब एक का मूल्य यदि 5 है तो मान लिया जाएगा 1,000 गुणे 5 माने 5,000। तो 5,000 वस्तुओं की वस्तुएं सेवाएं हुई जिस पर घरेलू क्षेत्र ने व्यय किया। तो जो पैसा यहाँ से आया था 5,000 वो फिर व्यापारिक क्षेत्र को पहुंच गया, और बदले में क्या मिल गया? वस्तुएं सेवाएं मिल गई घरेलू क्षेत्र को। तो इस प्रकार साधन घरेलू क्षेत्र ने व्यापारिक क्षेत्र को दिया, बदले में आय प्राप्त किया, और उस आय को फिर व्यापारिक क्षेत्र द्वारा जो उत्पादन किया गया है उस पर व्यय कर दिया गया। इस प्रकार चक्रीय प्रवाह होता है। यह राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह का द्विक्षेत्र का मॉडल है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम घरेलू क्षेत्र लिए हैं और व्यापारिक क्षेत्र लिए हैं। आप ये कह सकते हैं कि सारा का सारा जितनी आमदनी 5,000 रुपया घरेलू क्षेत्र को प्राप्त हुई है साधन सेवाएं देकर, तो अगर वह पूरा का पूरा न खर्च करे, कुछ बचत करे, तो क्या स्थिति होगी? मान लीजिए वह यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मान लीजिए कि सिर्फ अगर मान लीजिए कि वह सिर्फ यहाँ से 800 वस्तुएं खरीदते हैं, 800 वस्तुएं खरीदते हैं, तो कितना व्यय किया उन्होंने? 8 बटे 40, 4,000 रुपया व्यय किया। तो फिर 1,000 रुपया क्या है जो बचा इनके पास? तो ये 1,000 रुपया जो बचा ये क्या है? यह सेविंग है, यह बचत हो गई। ठीक है, लेकिन यह बचत फिर क्या होगी? यह बचत फिर निवेश के रूप में व्यय हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट के रूप में व्यय हो जाएगी। तो ये जो बचत 1,000 हो गया,
ये जो आप देख रहे हैं कि आमदनी तो 5,000 की, लेकिन खर्च 4,000 हो रहा है, तो जो 1,000 रुपये ये सेविंग कर रहे हैं ये भी व्यय हो जाएगा निवेश के रूप में। सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो ये 1,000 रुपये का क्या हो जाएगा, फिर निवेश हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि घरेलू क्षेत्र से कैसे हो रहा है। ठीक है, अब यदि हम एक और क्षेत्र को शामिल कर लें जिसको हम कहते हैं कि सरकार। अब यदि सरकार भी बीच में आ जाती है तो सरकार भी जो है वस्तुओं सेवाओं पर व्यय करती है। घरेलू क्षेत्र से प्रत्यक्ष कर के रूप में आय प्राप्त करती है और उत्पादक क्षेत्र से इनडायरेक्ट टैक्स प्राप्त करती है, और इन जो आय प्राप्त करती है वह अनुदान के रूप में, सब्सिडी के रूप में व्यापारिक क्षेत्र पर और हस्तांतरण भुगतान के रूप में घरेलू क्षेत्र पर व्यय करती है। मतलब सरकार भी आय प्राप्त करती है और व्यय करती है। तो अब हम सरकार को भी शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि बीच में यहाँ हमने गवर्नमेंट को ला दिया, ये सरकार आ गई बीच में। ठीक है, तो अब देखिए श्रम, पूंजी, भूमि, साधन ये घरेलू क्षेत्र से जा रहे हैं व्यापारिक क्षेत्र में, यहाँ से आमदनी इनको प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब जो ये आमदनी प्राप्त होगी तो यहाँ से प्रत्यक्ष कर के रूप में घरेलू क्षेत्र से कुछ इनकम, जब लोगों को आय प्राप्त होगी तो सरकार डायरेक्ट टैक्स लगाती है, तो प्रत्यक्ष कर के रूप में कुछ इनकम घरेलू क्षेत्र से कहाँ जाती है, सरकार पर जाती है। और इस व्यापारिक क्षेत्र से भी सरकार को इनकम प्राप्त होगी, तो यह हो गया अप्रत्यक्ष कर के रूप में। अप्रत्यक्ष कर मतलब उत्पादन पे जो लग रहा है, जो सर्विसेज पे लग रहा है, जो तमाम टैक्स सरकार लगा रही है व्यापारिक क्षेत्र पर, तो वह जो है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में सरकार के पास आय प्राप्त होगी। तो अब ध्यान दीजिए, अब 3 प्रकार के व्यय हो रहे हैं। ठीक है, एक, अब ध्यान दीजिए, यह अब सरकार क्या कर रही है, देखिए यह उपभोग व्यय हो रहा है। घरेलू क्षेत्र क्या कर रहा है, घरेलू क्षेत्र उपभोग व्यय कर रहा है। जो इनकम पाया इनकी वस्तुओं पर, व्यापारिक वस्तुएं जो व्यापारिक क्षेत्र वस्तुएं उत्पादित कर रहा है उस पर उपभोग व्यय कर रहा है घरेलू क्षेत्र। और फिर सेकंड जो है घरेलू बचत जो है, यह सेविंग, यह इन्वेस्टमेंट के रूप में जा रही है, बचत निवेश के रूप में जा रही है। और फिर क्या है, फिर जो सरकार भी जो है अपने सरकारी व्यय कर रहा है, ये सरकारी व्यय कर रही है, सरकार भी कर रही है। तो सरकार भी व्यय करती है, उत्पादक क्षेत्र के ऊपर भी करती है, घरेलू क्षेत्र के ऊपर भी करती है, और दोनों से टैक्स भी प्राप्त करती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अगर हम आय पक्ष देखें तो टोटल इनकम अगर वाई हो गई, और व्यय पक्ष से देखें तो व्यय पक्ष से उपभोग व्यय जो ये घरेलू क्षेत्र कर रहा है, धन निवेश व्यय, धन ये सरकारी व्यय। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आय और व्यय का प्रवाह कैसे हो रहा है। तो यह जो मॉडल आपने देखा यह त्रिक्षेत्रीय मॉडल है। अभी इसके पहले 2 क्षेत्रीय मॉडल देखा था, लेकिन यह जो मॉडल है यह 3 क्षेत्रीय मॉडल है कि किस प्रकार आय और व्यय का प्रवाह होता है। ठीक है, थैंक यू।